साथियों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप फिर से जुड़े हैं, जिसका नाम है समतल दर्पण की विशेषताएं। इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। उस टॉपिक्स को अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो में जाके देखेंगे तो हो सकता है आपको बेहतर समझ में आए। ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा जो आपको ना समझ में आया हो, नहीं समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि शायद आपको समझ आया हो। फिलहाल अगर ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पूरी ईमानदारी से दूंगा, बिल्कुल बेईमानी नहीं रहेगी उसमें। तो फिलहाल हम लोग फिजिक्स पे प्रकाश पढ़ के आए हैं, प्रकाश का गुण पढ़ के आए हैं। प्रकाश किसे कहते हैं हम लोगों ने सीखा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि लाइट एक ऐसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो हमें दिखती नहीं है, तो ओनली प्योर इमेजिनेशन है, प्योर काल्पनिक है। पूरी तरह से अगर कल्पना करेंगे तभी ये चीजें समझ आने वाली है, आपको दिखाई नहीं देगी तो ये कल्पना वेस्ट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि लोग कहते हैं कि तो पृथ्वी घूमती है, सूरज घूमता नहीं है। अगर हम गांव में किसी से जाके ये बोले कि भैया पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं घूमता है, तो लोगों को दिखता क्या है पता है? लोगों को दिखता है कि सूर्य निकलता इधर है, डूबता इधर है। मतलब सूर्य निकलता पूरब साइड है, डूबता पश्चिम साइड है। तो चलता तो सूर्य समझ में आता है कि दिखा, सुबह यहाँ दिखा, शाम के इधर दिखा। लेकिन साइंस ये कहता है, हम लोग ये मानते हैं, हम लोग ये कल्पना करते हैं कि पृथ्वी नहीं घूम रही है, सूर्य नहीं घूम रहा है। ये जो बातें हैं विथ प्रैक्टिकल बोली गई है, प्रैक्टिकल करके। बिना प्रैक्टिकल के साइंस में कोई बातें बोली नहीं जाती हैं। फिलहाल जो बातें बोली भी जाती है उसे हम कल्पना के तौर पे पढ़ते रहते हैं, बाद में उसको प्रूफ किया जाता है तभी आगे चर्चा होती है। ये नहीं कि काल्पनिक बातें हो। तो फिलहाल हम लोग प्रकाश पढ़े, प्रकाश के गुण पढ़े। दूसरी बात हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह रहे थे। तीसरी बातें हम लोगों ने प्रकाश के गुण पढ़ा। चौथी बात हम लोग गोलीय दर्पण पढ़े, गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ा। फिर उस पर हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ा हम लोगों ने। फिर हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा, उससे बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ा। दोनों अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बना, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब पढ़े। अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब पढ़ा हम लोगों ने, वो उसकी 6 स्थितियां थी। 6 स्थितियों को सही से पढ़ना है। और जो हम लोगों ने उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पढ़ा है, उसकी 2 स्थितियां हैं। उसको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पीछे वाले वीडियो में जाएं और उसको ही पढ़ के आए, फिर इस वीडियो में आए। फिलहाल आज हम लोगों का जो टॉपिक से है वो है समतल दर्पण की विशेषताएं। तो अगर हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अगर शिक्षा प्राप्त करके हम लोगों के अंदर समझदारी पैदा नहीं हुई तो हमें इस शिक्षा प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। यानी शिक्षा से समझदारी पैदा होनी चाहिए। शिक्षा आपके दिमाग को जिंदा करने के लिए है, नौकरी करने के लिए नहीं है। चले हम लोग आज इस बात पे चर्चा करेंगे जो इस पे आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो मैं आपको समझाता हूं। आपके पास एक प्लेन मिरर है, इसको हम समतल दर्पण कह सकते हैं। मैं इसको मिटा लेता हूं, फिर चर्चा कर लेंगे। तो ये आपका प्लेन मिरर है अर्थात समतल दर्पण है। ये एक अर्थ के सहारे टिकी है, ठीक है। अब हमने एक वस्तु यहाँ रखी है, एक यहाँ इमेज बना है, प्रतिबिंब बना है। तो इसके जरिए हम लोग ये चेक करेंगे कि समतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो हम लोग पहली बात पढ़ेंगे हम यहाँ पे कि समतल दर्पण की पहली विशेषता क्या है। समतल दर्पण की जो पहली विशेषता है वो है कि समतल दर्पण में जो बड़ा प्रतिबिंब होता है उस पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। तो आप कह सकते हैं
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बने, लिख दीजिए इसको, बने प्रतिबिंब की दूरी किसके बराबर होता है? वस्तु की दूरी के बराबर होता है। चलिए, पहली बात रही, हम लोग लिख सकते हैं अर्थात जो इसमें v होगा वो u के बराबर होगा। ठीक है, तो पहली बात है कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होगा उसकी दूरी जो होगी वो वस्तु की दूरी के बराबर रहेगी। मैंने आपको दिखाया है इस चित्र के माध्यम से। दूसरी बात है आपकी कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। चलिए, मैं इधर लिखने का प्रयास करता हूँ कहीं। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखेंगे? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। बराबर होता है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे वस्तु की लंबाई जितनी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई भी होगी। उस पर छोटा बड़ा होने का कोई सवाल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। तीसरी बात हम लोग इसमें पढ़ेंगे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ठीक, ये तीन बातें हुई। पहली बात क्या रही कि इसमें वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगा, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। दूसरी बात रही। तीसरी बात है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। चौथी बात इस पे पहले से नोट डाउन है, आप चेक कर लीजिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसका मतलब समझिए, आपने इससे पहले पढ़ा है, दो दर्पण हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, और दो दो दर्पण पर हम लोगों ने इसमें उस पर एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। हमने वहां पे फोकस दूरी या मुख्य फोकस किसे कहते हैं वो डिफाइन किया होगा। तो आप समझिए, उस पर हम लोगों ने इस तरह को सीखा था, एक अवतल दर्पण रहा होगा और यहाँ से समांतर किरणें आ रही थी, और ये समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल रही थी उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कह रहे थे। आज भी हम लोग समतल दर्पण की फोकस, इसकी जो दूरी है यही फोकस दूरी कहला रही थी। स्मॉल एफ से शो करते हैं हम लोग इसके। आज हम लोग समतल दर्पण की फोकस दूरी जानना चाहते हैं, वो कितनी लिखी है भैया? इसमें अनंत लिखी है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत कैसे होती है वो समझिए। तो इधर नोट डाउन करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, ये आपके पास प्लेन मिरर है और ये समांतर किरणें आ रही हैं, और ये समांतर किरणें जब आएंगी तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है
और रिफ्लेक्ट होने के बाद समांतर रहती भी है। अब समांतर किरणें, ये जो समांतर किरणें आप लोगों को पता है मिलेगी कहाँ? अगर आप हम मेरे जो वीडियो पीछे के वीडियो है आपने देखा है तो आपको ये पता होगा कि जो समांतर किरणें होती हैं वो मिलती कहाँ पे है। तो मैंने आपको उसमें सिखाया है कि जो समांतर किरणें होती है वो अनंत पे मिलती है। तो कहाँ जाके मिल रही है? अनंत पे। तो बताओ कि ये जो दूरी बची वो कितनी हो गई इसकी, इन किरणों की? अनंत हुई। तो जो मिल रही है वही फोकस दूरी है। तो इसलिए जो आपका समतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी कितनी है? अनंत। हम लोग सीख के आते हैं। ठीक, तो मेरा मकसद केवल इतना है कि आपको इन चीजों को रट्टा न मारना पड़े। जैसा हमने सीखा है वैसा आप भी सीखिए, जैसा मुझे लर्न है वैसा आपको भी लर्न होना चाहिए। रट्टा नहीं मारिएगा, अगर रट्टा मारेंगे तो लर्न नहीं होगी चीजें। आपको आज तो याद होगी लेकिन कल भूल जाएंगे। तो अगर हमेशा याद रखना है तो इस तरह से समझ के पढ़ना होगा, और अगर समझ के पढ़ रहे हैं तो याद रहेंगी आने वाले समय में भी ये चीजें। तो अगला पॉइंट है हम लोगों के समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है। आवर्धन क्षमता का मतलब ये है कि जैसे कोई वस्तु यहाँ रखी है तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, यानी क्षमता कैसी है, इसको बड़ा करने की क्षमता है कि छोटा करने की क्षमता है, ये इसकी क्षमता कहलाती है आवर्धन क्षमता। आवर्धन मतलब बड़ा करने की क्षमता है। आवर्धन का मतलब बड़ा है, यानी इसका मीन्स मतलब ही है बड़ा। ठीक, इस वर्ड का मतलब ही बड़ा, और किसी वस्तु को बड़ा करने की क्षमता आवर्धन क्षमता कहलाती है। समझिए, अगर कोई वस्तु यहाँ है और इसे हम लोग m से शो करते हैं आवर्धन क्षमता को, इसे हम I अपान O के फॉर्मूले में शो करते हैं। I वस्तु की लंबाई है, सॉरी I प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई है। आप सपोज करो कि किसी प्रतिबिंब की लंबाई 4 है और वस्तु की लंबाई 2 है, मतलब वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ गई है, यानी ये 2 है तो यहाँ 4 गुना बढ़ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ? प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 2 गुना हो गया। आवर्धन मतलब इसकी क्षमता बढ़ी, सॉरी ये जो क्षमता है इसको बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा? बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझ है कि इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ सीखे कि यहाँ पे अगर I 2 है, यानी ये 2 है तो ये भी 2 होता है, ऐसा सीख क्या है। अब 2 से 2 गया तो क्या बचा आप लोगों का? ये 2 है, ये 2 है। अब 2 से 2 बचा गया तो क्या बचा हम लोगों का? 1। तो हम लोग क्या सीखते हैं, इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो 1 हुआ करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं फिलहाल। और एक चीज मैं बता दूं, जो इस वीडियो को पढ़कर नहीं सीख पा रहा है वो कहीं और सीख भी नहीं पाएगा। माइंड में सेट रखना है। 5वां पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया, 6ठा पॉइंट है और लास्ट बात पॉइंट का है, समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरा पूरा देखने के लिए समतल दर्पण का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। अगर आप समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरा पूरा देखना चाहते हैं, जैसे आप इतने बड़े हैं इस लंबाई का, और अगर किसी समतल दर्पण में पूरी लंबाई देखना चाहते हैं तो जो दर्पण का आकार होना चाहिए, जो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, आपके आकार की आधी होनी चाहिए, अन्यथा आप देख नहीं पाएंगे। तो इसका मेरे कहने का मतलब है ये है, या इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर ये 6 है, यानी वस्तु की लंबाई 6 है, तो ये जो दर्पण दिख रहा है आपको, दर्पण का आकार 3 होना चाहिए, यानी इसकी आधी होनी चाहिए, तभी आपको ये पूरा पूरा इस दर्पण में आपको दिखेगा। बड़ा कितना भी चलेगा, 3 से बड़ा कितना भी हो, 4, 5, 6, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे छोटा हुआ तो आप अपनी लंबाई को या इसको इस दर्पण में पूरा देख नहीं पाएंगे। तो ये 6 बातें रही, मैं आपको दोबारा रिवाइंड मार देता हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ इस बात को। पहली बात यह रही कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई, सॉरी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो वस्तु की दूरी के बराबर होती है। दूसरी बात रही, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। तीसरी बात है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। चौथी बात है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। पांचवी बात है, समतल दर्पण की अवधन क्षमता 1 होती है। छठवीं बात है, समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरा देखने के लिए आपकी देखने के लिए समतल दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए।
तो ये है समतल दर्पण की विशेषताएं, 5 या 6 बातें, 6 बातें मैंने इसमें नोट डाउन की है। तो ये 6 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में जब हम लोग पढ़ने आएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे, वो आपका प्रतिबिंब है, जिसे अंग्रेजी में इमेज कहा करते हैं। इमेज किसे कहते हैं? प्रतिबिंब। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में जब पढ़ाते हुए उसकी चर्चा की है कि प्रतिबिंब कहते हैं किसे, मैंने आपको सिखाया होगा कि 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिल जाए उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब है, एक आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में रियल इमेज कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। दोनों को सीखना है और पूरी उदाहरण सही सीखने हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब है क्या। आपने अभी तक जहां भी सीखा हो, जैसा भी सीखा हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन हम जब सिखाएंगे, यहाँ जब आप सीख के जाएंगे तो बेहतर सीख के जाएंगे और पूरे तरीके से संतुष्ट होकर तब जाएंगे। थैंक यू साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।